जय संविधान। जय संविधान। अरे अमिताभ जी, अभी तक हम लोग पिछले 12 साल से ये सुन रहे थे कि मोदी जी बड़े वीर नेता हैं, बड़े राजनीतिक कुशल के नेता हैं और उनके पास एक चाणक्य है। और राहुल गांधी के पास बिल्कुल राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, उन्हें राजनीति करनी नहीं आती। ये रविशंकर प्रसाद जो आपके बिहार के, उन्होंने अभी स्टेटमेंट भी दिया। लेकिन जो अभी की घटना घटी है, बड़ी विशेष घटना घटी है। इससे मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ऐसी राजनीतिक धोबी पछाड़ लगाया है कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से, चारों खाने चित्त हो गई है। आप देखिए, ये जनजी का जब आंदोलन शुरू हुआ और ये नीट पेपर के बारे में हुआ, बाकी प्रदेशों के अंदर भी हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि जब ये जंतर मंतर में इतना बड़ा कांड हो गया तो इसको कंपेंसेट करने के लिए, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए झारखंड के अंदर एक आंदोलन हुआ। चलिए, जेन्युइन आंदोलन था, जंतर मंतर का आंदोलन भी जेन्युइन था और झारखंड का आंदोलन भी जेन्युइन था। लेकिन वहां पे जो छात्र थे झारखंड के अंदर, वो कई गुटों में विभाजित थे। कुछ तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे, जो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की बिल्कुल स्तुति गान कर रहे थे। तो शिबू सोरेन साहब की फोटो लेके बैठे हुए थे और वो बिल्कुल गैर राजनीतिक लोग थे। और एक पक्ष ऐसा था जो बिल्कुल भारतीय जनता युवा मोर्चा का था, जो अंत तक डटा रहा और उसने ये कहा कि साहब, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अब भूख हड़ताल पे भी एक साहब बैठ गए। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया। अच्छा, फिर जब विधानसभा भवन तक ये लोग बच्चे पहुंच गए, वहां हल्का लाठी चार्ज हुआ, थोड़ा टीयर गैस चल भी हुआ, लेकिन कोई पैलेट गन नहीं चली, कोई AK-47 नहीं चली, और न तो कीले लगी हुई लाठियों से उन्हें पीटा गया, लड़कियों से न तो अभद्रता हुई। लेकिन कंपैरिजन, लेकिन चलिए, भारतीय जनता पार्टी की बात तो गोदी मीडिया है, वो झारखंड झारखंड करता रहा और ये दिखाने का प्रयास हुआ कि देखिए, अगर जंतर मंतर में हमने किया तो ये कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में किया। अब यहां पे पासा पलट दिया राहुल गांधी ने बड़ा तगड़ा। वो ये हुआ कि पहले तो सारी मांगे मान ली गई थी, जैसा आपने बताया था, 2 मांग केवल रह गई थी, और जो मुख्य मांग थी कि सीबीआई की इंक्वायरी कराई जाए। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को एक लेटर लिखा कि भाई, बच्चों से आप वार्ता कीजिए और उनकी बातों पे सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए। और कल शाम को हेमंत सोरेन ने सारी मांगे मान ली। अब सवाल यह है, ये तो वही राजनीतिक परिपक्वता की चीज है, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अटैक भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सारी मांगे मान ली गई। अच्छा, उसका श्रेय भी राहुल गांधी को मिल गया, क्योंकि राहुल गांधी, भाई, नेशनल लेवल पे तो राहुल गांधी को कॉम्पीट करना है। बल्कि ये भी प्रयास चल रहा था कि झारखंड में किसी तरह हेमंत सोरेन को वो किया जाए, कॉर्नर किया जाए, और उसके बाद उन्हें, अगर सीबीआई इंक्वायरी हो तो 6-7 महीने में रिपोर्ट करके और फिर उन्हें जेल भेज दिया जाए या उनके विधायकों को तोड़ दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये, राहुल गांधी ने जो चाल चली है, इससे अब ये बिल्कुल सिद्ध हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी का प्लान था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और झारखंड में क्योंकि सारी मांगे मान ली गई, इसका माने जो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर आंदोलन हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसमें भी सरकार पे दबाव होगा कि सारी मांगे मानो, क्योंकि झारखंड के अंदर भी सारी मांगे मान ली गई हैं। तो राहुल गांधी ने एक जो बार है उसको बड़ा ऊंचा कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है कि जंतर मंतर को तो जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहे थे, अब इस बात को भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि झारखंड के अंदर तो सारी बातें मान ली और यहां आपने कोई बात नहीं मानी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज आप शायद सहमत होंगे। देखिए, जो निर्भीक आदमी होता है, वीर आदमी होता है, वो कठिन समय में वीरता दिखाता है। भाई, अच्छे समय में तो वीरता दिखाने का कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा समय रौले में आप बहे चले जा रहे हैं। और मोदी जी जब से राजनीति में आए, हमेशा वो राजनीति में उन्होंने हार नहीं देखी है। लेकिन राहुल गांधी ने जो 2014 से लेकर 2025 तक जो स्थिति देखी है, तो भाई मानी बात है, बड़े जिगरे का आदमी, जिसपे तरह तरह के केस हुए, उसकी पार्लियामेंट की सीट छीन ली गई, उससे मकान छीन लिया गया, लेकिन जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी है प्रतिकूल परिस्थिति में। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं अपने माननीय मोदी जी को, जैसा आपने उस दिन बताया था कि साहब उनके हाथ कहां पर हैं, जब वो लाल किले पे संबोधन कर रहे हैं तो कई बार वर्ड भूल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको अल्जाइमर हो गया है, तो ये आपने ही बताया था। तो अब प्रश्न यह है कि जो प्रतिकूल समय में अपनी धीरता को कायम न कर सके, वो तो मेरे ख्याल से वीर आदमी नहीं होता। तो मैं आपसे 2 मुद्दों में बात करना चाहता हूं। एक तो ये झारखंड के अंदर जो मास्टर स्ट्रोक किया है राहुल गांधी ने, मैं तो इसको मास्टर स्ट्रोक मानूंगा, बाकी आप जैसा चाहें इसका विश्लेषण करें। और दूसरा ये कि जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति में अगर मोदी जी इतना घबरा गए हैं
तो उनको 56 इंच का सीना और एक अकेला सबर भारी क्या कहना उचित होगा? नहीं नहीं, दोनों बातें आपने सही कही। देखिए, पहली बात तो ये हम प्रतिकूल परिस्थितियों पर आते हैं। देखिए, मोदी जैसे लोग जो होते हैं, जिनको इंग्लिश में बुली कहते हैं, बुली जो कहते हैं मतलब अपने से कमजोर लोगों को ये लोग पूरा डराते हैं। उनको लगेगा कि मुसलमान हमसे कमजोर हैं तो भाई उनका बुलडोजर से खपड़ैल का मकान तोड़ दो। वो हमसे कमजोर है, उसको डरा दो। वो हमसे कमजोर है, उस पर ईडी का रेड करा दो। वो कमजोर है, राष्ट्रपति शासन लगा दो। वो कमजोर है, उसकी पार्टी तोड़ दो। तो ये लोग पॉलिटिकल बुलीज है। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मोदी और शाह दोनों की। दोनों तो बस दो जिस्म एक जान है। तो ये लोग बुली होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो भी बुली होता है वो कायर भी होता है। ये बुली की पहली पहचान है कि वो कायर होता है, बुजदिल होता है। उसको जहां ये लगता है कि मुझसे भी ज्यादा ताकतवर आदमी आ गया तो वो बिल्कुल आत्मसमर्पण की मुद्दा। आप हिटलर का उदाहरण देखिए। हिटलर ने इतना जुल्म ढाए, कहते हैं 60 लाख यहूदियों को, जू लोगों को उसने होलोकास्ट में मरवा दिया और छोटे छोटे बच्चे को मरवाए। और एक अलग कहानी है, बहुत नर पिशाच वाला काम उसने किया था। लेकिन जब बर्लिन में सोवियत यूनियन की सेना घुस गई तो वही हिटलर बंकर में दुबक गया और उसने खुद को गोली मार ली। मतलब पूरा जो एक होता है बुजदिल का काम। यदि हिटलर कलेजे वाला रहता तो बाहर निकलता, लड़ते हुए मारा जाता। लेकिन उसको आप देखिए कि जो यहूदी बच्चों के साथ इतना क्रूरता कर रहा था, जब उसको लगा कि भाई तो हमसे भी बड़े लोग आ गए हैं तो उसने खुद को गोली मार ली। यही बात मोदी जी पर लागू होता है, जो हिटलर के, मैं उनको भारतीय संस्करण मानता हूं, इंडियन एडिशन है। अब जब भी इनके सामने कोई मजबूत आता है, आप अभी राष्ट्रीय फलक हटा दीजिए, अंतरराष्ट्रीय फलक पर चलिए। डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी की क्या हालत हो जाती है। ये 1 मिनट में सरेंडर मोदी बन जाते हैं। इनको शी ट्रंप जिनपिंग, हुक्म देता है। शी जिनपिंग, जी, शी जिनपिंग, शी जिनपिंग, शी शी जिनपिंग। जिनपिंग, बिल्कुल बिल्कुल। तो 1 मिनट में सरेंडर मोदी बन जाते हैं। ट्रंप हुक्म देता है कि आप ऑपरेशन सिंदूर बंद कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। कितने शर्म की बात है भारत के लिए कि युद्ध विराम की जानकारी हमें ट्रंप के ट्वीट से मिल रही है। ट्रंप का ट्वीट आता है, उसके बाद भारत का आधिकारिक बयान आता है कि भाई लड़ाई रुक गई। ट्रंप हुक्म देता है कि आप रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कीजिए। सरेंडर मोदी कहते हैं कि वो बंद हो जाएगा। ट्रंप हुक्म देता है कि भाई आप अली खमनेई के अंतिम संस्कार में नहीं जाइए, जनाजा में नहीं जाइए। तो भाई मोदी जी नहीं जाते हैं। इनको अली खमनेई के शहादत पर शोक प्रकट करने में 10 दिन लग गए थे। इतना ज्यादा ये डरते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और और शी जिनपिंग जो पड़ोसी देश है, चीन का राष्ट्रपति है, उससे भी उतना ही खौफ। वो उसने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया, आप चू तक नहीं कर सके। वो अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, आप चू तक नहीं कर रहे हैं। तो ये इन लोग की स्थिति। और अब वो बात, ये तो मैंने अंतरराष्ट्रीय फलक की बात की, अब राष्ट्र के अंदर आ नहीं, जरा जाइए। जयशंकर साहब की बात भी बता दीजिए। उन्होंने टिप्पणी की थी चीन के बारे में। हाँ, उन्होंने तो साफ कहा कि चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उससे नहीं टकरा सकते। ये जो हमारे एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो मतलब बुजदिली को एकदम डंके की चोट पर मान लिया कि भाई जो हमारे जो रंगदारी है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव तक ही है, चाइना के सामने हम नहीं टिकेंगे। तो ये स्थिति है इनकी। अब राष्ट्र के अंदर आ जाइए, अब देखिए जेन जी और जेन अल्फा। अब तो दोनों दोनों जेन का साथ साथ चर्चा करनी पड़ेगी, दोनों साथ ही युद्ध में है। अब जेन जी और जेन अल्फा के सामने देखिए मोदी की क्या स्थिति हो गई है। 20 जुलाई को जो संसद का कूच हुआ था, उस दिन मोदी पिछले दरवाजे से निकल के भागे थे। वो भी एक इतिहास ही बना था कि देश का प्रधानमंत्री पिछले दरवाजे से भाग रहे हों, मतलब दुम दबा के। आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया? अरे कोई आतंकियों का हमला थोड़े था, आप ही के देश के बच्चे संसद में मार्च कर रहे थे, आतंकियों का तो हमला नहीं था। उसके बाद आपने इतना खौफ खाया कि आप 10-15 दिन आपने संसद में आना ही बंद कर दिया। वो राहुल गांधी का भी खौफ था, जनजी का भी खौफ था, सबका मिला जुला। और मोदी के बारे में तो एक किस्सा प्रचलित है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सीएम हाउस के कैंपस में किसी गाड़ी का टायर फट गया था और टायर बर्स्ट करने बाद इनको लगा कि कुछ बम विस्फोट सब हो गया है, तो ये कमरा छोड़ के भागने लगे।
ये बात उनके करीबी लोगों का बताना है कि मोदी जी कमरा छोड़ के भाग रहे थे और पीछे पीछे अधिकारी कह रहे थे कि सर बम विस्फोट नहीं है, सरकार का टायर बस्ट हुआ। तो ये तो इन लोग की हालत है। इस पर आप क्या कहेंगे? और अभी वही स्थिति हो गई है कि इनका जो डर है, अब देखिए इनका सारा दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। इन्होंने 15 अगस्त को कह दिया दिमागी नक्सल, तो अब दिमागी नक्सल जनता पार्टी का गठन हो गया। अब तो बेचारे करे तो क्या करे, गालियां देते हैं, हर गाली पर एक पार्टी बन जाती है। चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कॉकरोच, तो कॉकरोच जनता पार्टी ने इनकी नींद हराम कर ली है। मोदी ने कहा दिमागी नक्सल, तो दिमागी नक्सल। अब ये कहेंगे कि ये नालायक लोग हैं, तो अखिल भारतीय नालायक जनता पार्टी बन जाएगी। मैं भी नालायक, मैं भी नालायक, मैं भी नालायक, मैं भी नालायक, मैं भी नालायक। तो ये तो फंस गए कि अब क्या कहा जाए। और उस पे भी इंस्टाग्राम पर कई लाख फॉलोअर्स हो गए हैं दिमागी नक्सल पार्टी के। तो इनका तो खैर बहुत बहुत बुरी स्थिति है। और जो राहुल गांधी का आपने मास्टर स्ट्रोक कहा, वो तो खैर है ही मास्टर स्ट्रोक, उसमें दो मत नहीं है। ऐसे तो गोदी मीडिया मोदी जी के हर काम को मास्टर स्ट्रोक कहती है, लेकिन राहुल गांधी का सही में मास्टर स्ट्रोक है। ये लोग झारखंड के बहाने राहुल गांधी को घेरना चाह रहे थे, क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहां कांग्रेस भी शामिल है। तो ये जो पूरा जो राइट विंग का इकोसिस्टम है, ये जो दक्षिण पंथी ताकते हैं, जिसमें गोदी मीडिया, आईटी सेल सब लोग शामिल हैं, ये तो राहुल गांधी ये क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए, ये क्यों नहीं गए। और राहुल गांधी ने एक चिट्ठी भेजी हेमंत सोरेन की, और उसका ऐसा असर हुआ कि मतलब जो पहले नियुक्तियां हो चुकी थी, जेएसएससी की, सीजीएल की नियुक्तियां, वो भी रद्द कर दी गई। और 2014 के बाद की सभी परीक्षाओं जिसमें भी शिकायतें मिली है, सबके जांच के आदेश हो गए, और पूरे एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पर कमेटी बन गई। तो अब क्या बचा आपके सामने? अब आप किस मुंह से कहेंगे? अगर उसी तर्ज पर केंद्र सरकार काम करे तो आपको तो एनटीए को भंग करना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग जी। जैसे झारखंड में जेपीएससी भंग हो गया ना, जेपीएससी के जो चेयरमैन थे खियांगते साहब, वो जेल में बैठे हुए हैं। जो 3 सदस्य थे, तीनों का इस्तीफा हो गया। तो इसी तर्ज पर झारखंड के रास्ते पर चलते हुए भारत सरकार को एनटीए भंग करना चाहिए, जब नीट का पेपर लीक हो रहा है तो। और देखिए, और बात एक दर्शकों में बता दूं, आज ही से अभी 1 घंटा पहले से पटना में गर्दनी बाग है, पटना का जो धरना स्थल है, गर्दनी बाग में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। पहले से छिटपुट चल रहा था, लेकिन अभी से बहुत बड़ा शुरू हो गया है। और इनकी मेन मांग इनकी है कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, मिथिलेश तिवारी हैं, वो भी राम भक्त ही हैं, भाजपा के ही हैं, मिथिलेश तिवारी जी इस्तीफा दे दे। अब देखिए इस मुद्दे पर ये लोग किस तरह घिर रहे हैं, और ऑलरेडी वहां भीड़ हो रही है। अभी 1-2 दिन पहले पप्पू यादव ने सुबह से लेकर शाम तक की भूख हड़ताल की थी। आजकल में वहां तेजस्वी भी पहुंच जाएंगे, प्रशांत किशोर भी पहुंच जाएंगे। पता चला कि नेहा बोरा भी आ गई, जैसे झारखंड में नेहा बोरा पहुंच गई, आप स्याही फेंकते रह गए, नेहा बोरा पहुंच गई, यहाँ भी नेहा बोरा आ जाएगी। तो फिर सम्राट चौधरी का क्या हाल होगा? और झारखंड बिहार तो ऐसे ही पड़ोसी पड़ोसी हैं, तो इनका क्या हाल होगा? तो सरकार तो देखिए, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, ये लोग बुरी तरह घिर गई हैं। और इनको कोई अभी देखिए कल जो हुआ है भाजपा गठबंधन, ये जो संगठन में फेरबदल, जिस तरह से आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय को हटा दिया गया है, ये सब भी कॉकरोचों का ही प्रभाव है। क्योंकि ये लोग समझ गए कि भाई कॉकरोचों ने जिस तरह सोशल मीडिया कैंपेन चला दिया, हमारा आईटी सेल उसका मुकाबला नहीं कर सका। तो किसी को तो बलि का बकरा बनाना था ना भाई। अब मोदी जी कैसे कहेंगे कि मैं ही इस्तीफा देता हूं? तो भाई अमित मालवीय को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया कि जाओ आईटी सेल। जबकि इतना गुस्सा रहेगा देश में तो आईटी सेल क्या करेगा, है ना? आपको तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना था ना कि हमने जेन जी को कितना ज्यादा नाराज कर दिया है। तो अमित मालवीय चले गए बलि का बकरा बन के, अब मालवीय जी जो करें। तो एक तरह से पूरा जो पैनिक है, इन लोग पर पैनिक आ गया है। ये लोग बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इनसे एक से एक मतलब इनसे गलतियां होने लगी। बौखलाहट में ये और बड़े बड़े ब्लंडर्स करने लगे हैं जी। अच्छा अमिताभ जी, एक चीज और बताइए जो मैं समझ रहा था। देखिए ये बिल्कुल पक्की बात है, मैं तो अध्यापक रहा हूं। देखिए ये जेन जी और जेन अल्फा से कम्युनिकेट करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि असल में हमारी कुछ अपनी प्री कंसीव नोशंस होते हैं, पुरानी हमारी मान्यताएं हैं, और इन बच्चों की भावना को हम समझ नहीं पाते। क्योंकि देखिए ये बच्चे जो हैं, अभी इधर उधर, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था
जब हम बच्चे थे तो हमारे दिमाग में क्या रहता था? समाजवाद, धन और धरती बट के रहेगी, गरीबों का शोषण बंद हो, पूंजीवाद मुर्दाबाद। ये बच्चे इन चक्करों में नहीं पड़ते। वो कहते यार हमें अपना कैरियर बनाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें 21st सेंचुरी में जाना है। तो इनसे कम्युनिकेट करने का जो तरीका है, अब जैसे इन्होंने रिप्लेस किया है, जो नई टीम आई है वो भी वही लोग हैं, प्रदीप भंडारी टाइप, वो 40-50 साल के लोग। अच्छा, प्रदीप भंडारी को आपने भी सुना होगा, जो संयोजक बने हैं उनको भी उनकी आपने सारी फेसबुक पोस्ट देखी होंगी, वो भी उसी प्रकार के हैं जैसे अमित मालवीय थे, कोई डिफरेंट नहीं है। अगर ये माना गया होता कि 20-22 साल के किसी बच्चे को बनाया गया होता, उनकी टीम बनाई गई होती जो कि जानता होता कि जेनजी और जेन अल्फा से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, तो कोई परिवर्तन समझ में आता। मुझे तो नहीं लगता कि इसी भोथरे हथियार से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन चलिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमित मालवीय को केवल एक स्केप बोर्ड बनाया गया है। लेकिन क्या आपको लगता है जो नई टीम बनाई गई है ये क्या मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि ये बच्चे तो देखिए, जैसे ही ये नए नए गाने निकाल रहे हैं, नए नए वो करा रहे हैं, इंस्टाग्राम के अंदर पॉपुलर होते चले जा रहे हैं, मतलब इन पे तो कोई भी वार करो ये उसे बिल्कुल भोथरा कर देते हैं, ये उस पर बिल्कुल ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं कि हम लोगों को दांत के नीचे उंगली दबानी पड़ती है। तो ये जो नई टीम आई है, क्या आपको लगता है प्रदीप भंडारी टाइप, जो आपने देखा होगा गोदी मीडिया के अंदर किस तरह उत्तेजित होते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्या ये मुकाबला कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। ये तो देखिए, नई बोतल में पुरानी शराब है। आपने बोतल बदल दी है, बोतल आपने नई कर दी है, शराब तो आपकी वही पुरानी है। आपने कौन उसमें जेनजी के नए लड़कों और लड़कियों को रख लिया है? फिर वही जो आपकी पुरानी बातें, वही पुराना नैरेटिव जिसको सुन सुन के हमारे भी कान पक गए हैं, जेनजी के भी कान पक गए हैं। वही बातें कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, तो आप दिमागी नक्सल हैं, तो आप जॉर्ज सोरोस के आदमी हैं, तो आप खालिस्तानी हैं, तो आप पाकिस्तानी हैं, आप खान मार्केट गैंग के हैं, तो ताजमहल तेजो महालय था, कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ था, तो नेहरू जी ने ये कर दिया, आजादी भीख में ले ली, तो 99 साल के लीज पर है आजादी। अब इस बकवास को सुनने का किसी को टाइम नहीं। अब जो इन लोग का नरेट इतने दिनों से कि उस मस्जिद के नीचे शिवलिंग है, उस मस्जिद के नीचे भी शिवलिंग है, अब जेनजी करा किसी मस्जिद के नीचे शिवलिंग हो, पहले मुझे तो नौकरी दो। जॉब दे दो, मुझे तो जॉब दे दो। तुम शिवलिंग ढूंढते रहो, मुझे जॉब तुम दे दो। शिवलिंग ढूंढते रहो, पहले मुझे जॉब दे दो। मैं भाई IIT IIM करके बैठा हुआ हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं AI की पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मुझे तुम ये लेके फावड़ा लेके मैं शिवलिंग खोजने जाऊंगा? तो इन लोग का पूरी तरह जो आप कह सकते हैं सम्मानहीनता हो गई है, जो आपको इनके साथ हुई, मोहन भागवत के साथ हुई। अब मोहन भागवत जैसे लोग, आप पाषाण युग में जी रहे हैं। सिर्फ नागपुर में RSS के कैलेंडर पर 21वीं सदी आई है। मानसिकता तो आपकी पाषाण युग की है। जैसे गुफा मानव पाषाण युग में जो सोच थी, आप भी अभी गुफा मानव ही हैं और पाषाण युगीन सोच में जी रहे हैं, स्टोन एज में जी रहे हैं। और आप चाहिएगा कि हम जेनजी और अल्फा को अपनी बातों से कर दे, तो ये तो नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। और देखिए, हर जनरेशन के बीच एक जनरेशन गैप होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, नहीं था। बिल्कुल होता है। मैं भी बचपन में अपने बाबूजी से बहस करता था, आप भी करते होंगे। ये एक स्वाभाविक है, इसको इवोल्यूशन कहते हैं। हर जनरेशन का अपने पीछे से जनरेशन गैप होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। अब इन लोग के साथ क्या है कि इतना बड़ा गैप हो गया है कि उसके बीच कोई कॉमन ग्राउंड ही नहीं है। कॉमन ग्राउंड ही नहीं है ना? आप बियर पीने वाले जेनजी को आप गोमूत्र नहीं पिला सकते हैं। आप कितनी भी बात बना ले और कितना भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ले आए और कितनी बार वंदे मातरम गा दें और कितनी बार भी आप ऐसी संसद में आके सेंगोल गाड़ दें और ये सब बातें कर दे, वो नहीं होगा। आप उसका DNA नहीं चेंज कर सकते हैं। इसलिए इन लोग की हालत इतनी पतली हो गई है और इसलिए इन लोगों पर इतना खतरा हो रहा है कि सारे सवाल इनके आउट ऑफ सिलेबस। अब क्या नया IT सेल वाले क्या करेंगे? वो भी वही इनको भटकाने की बात ले जाएंगे और जेनजी का फिर वही जवाब होगा। जेनजी तो आपको 56 इंच का छोटा बंदर ही मानेगा। आप खुद को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दें या ये कर, मैंने 35 साल तक हिमालय में भिक्षाटन किया और मैंने बचपन में मगरमच्छ पकड़ लिया, तो ये था वो था, ये सब आप किस्सा तोता में ना सुनाते रहिए। वो जो आपका व्हाट्सएप अंकल वाला जो जनरेशन था, वो आप पर एकदम मोहित हो जाएगा
कि मोदी जी ने तो 35 साल तक भिक्षाटन किया था और बाल नरेंद्र ने मगरमच्छ पकड़ लिया था और ये है। और जेनजी तो पूछेगा कि क्रोकोडाइल को पकड़ने वाला कॉकरोच से क्यों डर गया। तो भाई एक ही तो वो है, एक ही तो तरह के दोनों जानवर है, छोटा एक बड़ा है। एक बड़ा, तो जब आपने क्रोकोडाइल को पकड़ लिया, उसके बड़े बड़े खूनी जबड़े से आप नहीं डरे, तो आप कॉकरोच के डर से 15 दिन से संसद से क्यों नहीं निकले और पिछले दरवाजे से क्यों भाग गए? क्योंकि जेनजी तो दिमागी नक्सल है, वो तो सवाल करेगा, वो तो सवाल करेगा और उसका सवाल का आपको आपके पास जवाब नहीं है। तो ये लोग देखिए पूरी तरह मतलब अप्रासंगिक हो गए हैं, इररिलेवेंट हो गए हैं और अब इनके पास कुछ बचा नहीं है सिवाय इसके लिए कि ये लोग अपना रिटायरमेंट प्लान बनाए। और इनका रिटायरमेंट भी कोई मुझे बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं पर जाके ये मछली मारेंगे चैन से, क्योंकि जो इन्होंने हिंदुस्तान की हालत कर दी, इनका रिटायरमेंट भी बहुत मतलब इनकी दुर्दशा होने वाली है, दुर्गति होने वाली है। इनको अपने एक एक कर्म का हिसाब देना पड़ेगा। आप अपना रिटायरमेंट चैन से नहीं बिता सकते, जो आपने जो हिंदुस्तान की जो दुर्दशा कर दी है, आप रिटायरमेंट अपना चैन से नहीं मना सकते हैं। जी अच्छा अमिताभ जी, जी एक चीज और बताइए, मान लीजिए हमारी चर्चा कॉकरोच जनता पार्टी वाले देख लें, सौरभ दास जी जी देख लें, और मान जी लीजिए जी कल कॉकरोच जनता पार्टी एक मांग रख दे, केवल एक मांग, क्योंकि मैं अगर मान लीजिए उसका सलाहकार होता या अध्यक्ष होता, केवल एक मांग कि भैया हमारे तुम कागज देखते हो कि ये आधार लाओ, फलाना लाओ, ठिकाना लाओ, अपनी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखा दो, केवल एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री दिखा दो, और वो यूनिवर्सिटी बता दो कहां से तुमने पास किया था, किस टीचर ने तुमको पढ़ाया था, केवल एक प्रश्न का जवाब दे दो तो क्या होगा? अरे ये बात तो आप कह रहे हैं मान लेने की, अभिजीत दीपके ने तो कह दिया है। इन लोगों ने अभिजीत दीपके पर चला दिया कि भाई आप तो कैसे बोस्टन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं, आपको कैसे पैसे आ गए, आप तो सामान्य परिवार के हैं तो आप कैसे चले गए, तो इसका हिसाब दीजिए। उसने कहा अभिजीत दीपके ने कि मैं हर चीज का हिसाब दे दूंगा, प्राइम मिनिस्टर मुझे अपनी डिग्री दिखा, यस है ना। यस। उसने कह दिया कि मैं सब चीज का हिसाब दे दूंगा कि मैं किस स्कॉलरशिप पर पढ़ने गया, क्या करने गया अमेरिका, कैसे बोस्टन में मेरा दाखिला हुआ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुझे अपनी डिग्री दिखा। तो उसके बाद ये लोग चुप हो गए हैं, है ना। तो ये लोग तो मतलब बुरी तरह, जब आपके पाप का घड़ा फट जाता है तो आप कितना उसको मरम्मत कीजिएगा। आप इधर मरम्मत कीजिएगा, उधर से पाप की धारा निकलेगी, इधर मरम्मत कीजिएगा, इधर से पाप की धारा निकलेगी। तो पाप का घड़ा फूट चुका है, आप उसको आईटी सेल हो, गोदी मीडिया हो, ये लोग मरम्मत करते रहेंगे। ये हो वो है कि सोनिया गांधी वंदे मातरम का अपमान कर दिया, अरे प्रधानमंत्री उल्टा तिरंगा लगा के घूम रहे हैं भाई, है ना। पहले उन पर एफआईआर करो। तो क्या हो गया, तो ऐसे संदीप दीक्षित ने कह दिया, ऐसे मेलोनी कह दिया, अरे क्या कह दिया, तुम ही पहले मेलोनी को अपनी भाभी कहते थे। और मोदी का बयान है कि हम लोग बहुत फेमस कपल हो गए हैं। तो यस ये यस कौन सी चीज, यस मोदी का यस। बयान है, मोदी का बयान है कि हम कपल हो गए हैं। तो यदि कपल आप हो ही गए और आपने आधिकारिक बयान दे दिया तो आपका नाम उनसे जोड़ा जा रहा है, तो तब उसमें आपको एतराज क्यों है? ये तो हो गया कि गुड़ खाएं गुलगुल्ले से परहेज है। हम हम कपल भी हो गए हैं लेकिन मेरा नाम उनसे मत जोड़िए, तो किसका नाम जोड़िए? तो अब इन लोग की हालत देखिए, बड़ी मतलब चिंताजनक हो गई। ये लोग, पूरी सरकार वेंटिलेटर पर है, पूरी सरकार जो है, रंगा बिल्ला की सरकार जो है वेंटिलेटर पर है। अब चर्चा चल रही है कि पीयूष गोयल को कैबिनेट से हटाया जाएगा, है ना। अब चर्चा चल रही है कि ये लोग शरद पवार की बेटी को हो सकता है कैबिनेट में ले ले, सुप्रिया सुले को, और एनसीपी को पटा लिया जाए। डीएमके के कैबिनेट में आने की चर्चा हो रही है। ये सब ये लोग सोच रहे हैं कि भाई कुछ और बैसाखियों का इंतजाम किया जाए, किस दिन चंद्रबाबू नायडू भी छोड़ के चले जाए। तो ये सब हो रहा है। लेकिन देखिए अब एक समय आता है कि वेंटिलेटर पर जो मरीज रहता है, डॉक्टर भी जवाब दे देता है, डॉक्टर भी कहता है कि अब दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। तो अब इस सरकार की ये स्थिति हो गई है ना कि अब दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। अब नागपुर के केशव कुंज में इन लोग को प्रार्थना करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए कि भाई तो सरकार गौमूत्र तो पीना हमारी चाहिए, और गौमूत्र पीना गौमूत्र, चाहिए। हाँ गौमूत्र से ऊर्जा आएगी इनमें, एकदम उत्साह का संचार होगा, धमनियों में राष्ट्रवादी खून दौड़ने लगेगा। ये सब करें, लेकिन अब देखिए ये सब से नहीं होगा कि आप मंत्रिमंडल में हेर फेर कर दें और आईटी सेल वाले को हटा दें
और इसको बदल दे उसको बदल दे, ये सब नहीं होगा। ये सब का समय खत्म हो गया। ये जेन जी और जेन अल्फा इससे मानने वाले नहीं है। ये लॉलीपॉप लेकर चुप होने वाले बच्चे नहीं है। जी नहीं नहीं, बहुत सही बात आपने बताई अमिताभ जी, और ज्ञानवर्धन हुआ। और मेरे ख्याल जी से एक मांग सबको उठानी चाहिए कि मोदी जी अपनी डिग्री दिखा दें, वरना जो फर्जी जी डिग्री जी वाले होते हैं हमने देखा उनको कैसे घसीटते हुए पुलिस ले जाती है। तो भैया अपनी बिल्कुल डिग्री दिखा दो, मैं अपनी डिग्री दिखा देता बिल्कुल हूं, अमिताभ जी अपनी डिग्री दिखा देते हैं, हम बिल्कुल तीनों डिग्री दिखा देते हैं। जिसकी तीनों डिग्री दिखा फर्जी देते हो उसको पुलिस घसीट के ले जाए। चलिए, बहुत पुलिस ले बहुत जाए। आभार, बहुत बिल्कुल बहुत नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार।